मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करूंगा, आप सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मेरी यही कामना है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूरे साल को बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय करें। देश की बहस की शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या है आज बहस का मुद्दा, क्योंकि कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है 2021 में आतंकिस्तान पर और तेज होगा प्रहार। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद पर न्यू इंडिया की आक्रामक नीति का असर है कि घाटी में आतंक और उसके कमांडरों को चुन चुनकर काम तमाम किया जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी आतंकी तंजीमें बौखलाई हुई हैं। इसी बौखलाहट का असर है कि अब आतंकी निशाने पर गैर मुसलमान यानी हिंदू और सिखों को निशाना बनाने में लगे हैं। इस्लामाबाद की शह पर जो एजेंडा पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, ठीक उसी तरह का एजेंडा कश्मीर में पाकिस्तान अपने आतंकियों के जरिए चलाने की फिराक में है। नए निवास नीति के तहत अब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और दूसरे समुदायों को उनका हक मिलने लगा है, तो पाकिस्तानी टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन गैर मुसलमानों को धमकाने लगे हैं। कल शाम श्रीनगर में सतपाल निश्चल की हत्या करने वाले आतंकी ने धमकी भरा पोस्टर जारी किया है कि घाटी में हिंदुओं को बसने नहीं देंगे, मगर टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन लाख हथकंडा चला ले, उनका हश्र वही होगा जो लश्कर और जैश के कमांडरों का हुआ है। अल्लाहू अकबर जैसे मजहबी नारे लगाती हुई कट्टरपंथियों की भीड़ ने पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। 150 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर में हमले की ये वो बोलती तस्वीरें हैं जिसने साफ कर दिया कि इमरान के कट्टरपंथी हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। हमले के बाद इमरान सरकार कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी का जो दावा कर रही है उसमें कितना बड़ा ढोंग है ये आप देखिए। कट्टरपंथी मौलाना जिसने मंदिर को तहस नहस करने की साजिशें रची थी, खैबर पख्तूनख्वा में वो भड़काऊ तकरीरें करता रहा और पाकिस्तान सरकार तमाशा देखती रही। भड़काऊ मौलाना ने ही कहा था कि जो मंदिर गिराने में मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा, और हुआ वही जिसका डर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को था। तेरी मंदिर की इस हिमाकत के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का खून खौल उठा। एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी जमातें जहर उगल रही हैं, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बदले हालात में पाकिस्तानी आतंक हिंदुओं को टारगेट करने लगा। टीआरएफ के आतंकियों ने श्रीनगर में 70 साल के सतपाल निश्चल की हत्या कर दी थी। सतपाल निश्चल को हाल ही में नए निवास कानून के तहत श्रीनगर में घर और दुकान खरीदने का सर्टिफिकेट मिला था। घाटी में हिंदू और सिखों की बढ़ती हिस्सेदारी से पाकिस्तानी गैंग बौखलाया हुआ है। इसलिए कभी नगरोटा और उरी जैसी साजिशों के जरिए कश्मीर को जलाने की पाकिस्तानी साजिशें रची गई, जिस पर डायरेक्ट एक्शन भी हुआ। एक साल के अंदर कश्मीर में 225 आतंकियों का काम तमाम किया गया। काउंटर टेररिज्म फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। पिछले सालों के मुकाबले में ऑपरेशनल सक्सेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं, मगर इसके साथ जो टेरर वायलेंस का ग्राफ है वो पहले से नीचे आया है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर क्यों आ गए हिंदू और कैसे नफरत से आतंक की आग भड़का रहा है पाकिस्तान। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान हिंदुओं का दुश्मन बन गया है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर शो के दौरान आपकी कोई राय, सुझाव या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। तो बहस की शुरुआत करते हैं। आज इस बड़ी बहस में हिंदुस्तान के नुमाइंदे होंगे और पाकिस्तान से भी हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सवाल यही होगा
क्यों हिंदुओं का दुश्मन बन गया पाकिस्तान? 2 दिन पहले तस्वीर दी, आज भारत ने कड़ा विरोध जताया है। खैबर पख्तूनवा में जिस तरह से मुसलमान मौलवियों द्वारा एक हिंदू मंदिर को बदले की भावना से तोड़ा गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसका जीर्णोद्धार हो रहा था। क्या पाकिस्तान के प्रशासन के हाथ से वहां के मौलाना मौलवी निकल चुके हैं? इसी पर बात होगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रेम शुक्ला जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, देश और दुनिया की तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के। मेरे साथ कमर चीमा हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और मेरे साथ फकर यूसुफ जई साहब हैं, वो भी एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आप सबको नए साल की बधाई देते हुए कि आप सभी को नया साल बहुत बहुत शुभ हो। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा और मैं ये कहूंगा कि क्यों पाकिस्तान के निशाने पर अब हिंदू आ गए हैं? कश्मीर में टीआरएफ ने एक हिंदू व्यापारी को इसलिए मारा क्योंकि उसने वहां पर घर खरीदने की कोशिश की, घर खरीद लिया। हिंदुओं के एक मंदिर को खैबर पख्तूनवा में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं का मंदिर था। क्या ये अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति, ये कहां पैदा हुए हैं, कहां से आए, इसको सबको भूल चुके हैं? दीपक जी, सबसे पहले मैं आज आपके दर्शकों को, आपको, सारे लोगों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत 9 वर्ष सबका जो है वो शांतिपूर्ण बीते, सबका विकास जो है बढ़े। मुद्दे की बात यह है, पाकिस्तान हिंदुओं का विरोध। भाई, पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदू द्रोह पर है। जिनको हिंदुओं के विरोध में जाकर मुसलमानों का राष्ट्र बनाना था, संकल्पना ही पाकिस्तान की हिंदू द्रोह के आधार पर थी। और जब से इन्होंने आतंकवादी घटनाएं शुरू की हैं, इन्होंने आतंकवादी घटनाओं में हमेशा टारगेट इनका कौन रहा, निशाने पे कौन रहा? हिंदू रहे। आप 12 मार्च 1993 का श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मुंबई का देखिए। समय ऐसा चुना गया था, शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज का समय, कि सारे मुसलमान उसमें मस्जिद में रहेंगे और हिंदुओं को हम चुन चुन कर मारेंगे। 12 मार्च 1993 देख लीजिए आप। 2006 में जो ट्रेन में, मुंबई की ट्रेनों में जो है बम विस्फोट हुए, निशाने पे कौन थे? सारे हिंदू थे। अक्षरधाम मंदिर, रघुनाथ मंदिर, जो संकट मोचन मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, अगर इन सारे लोगों को हमले की जद में लाया जाता है तो निशाने पर कौन है? हिंदू हैं। अगर कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है तो निशाने पर हिंदू हैं। 26/11 की घटना होती है, निशाने पर हिंदू और यहूदी है। तो पाकिस्तान की पिछले, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायलियों को के वेश में और अपने सैनिकों को भेजा था, उसमें भी टारगेट कौन थे? हिंदुओं पर ही हमले किए जा रहे थे। 10 लाख हिंदुओं को विभाजन के समय जो है हिंदुओं की हत्या कर दी गई। किसने कर दी गई? पाकिस्तान के नींव में हिंदू द्रोह है, पाकिस्तान के नींव में कट्टरता है, पाकिस्तान के नींव में जो है यजीद का इस्लाम है, जिसके तहत जो है लगातार जो भी ईमानदार है, शांतिप्रिय है, विकासगामी है, ऐसे लोगों की हत्या करना, उनके खिलाफ हिंसा करना। भाई, पाकिस्तान में जरा शिया समुदाय जो है जरा सा जो है शांति की बात करता है तो उनकी मस्जिदों में जो है आप देखते हैं किस तरह नमाज अता करने लोग खड़े होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। अहमदिया जो है वो शांतिपूर्ण बातें करता है, अहमदिया को बैन कर दिया जाता है। हिंदू मंदिरों में सैकड़ों की तादाद में हिंदू मंदिरों को या तो ध्वस्त कर दिया गया, या उनको मस्जिदों में बदल दिया गया, या उनको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इस बात को झुठलाना चाहता है कि पाकिस्तान के पूर्वज हिंदू थे। भाई, पाकिस्तान का इतिहास क्या है? पाकिस्तान का इतिहास 70-75 वर्ष पुराना है। और पाकिस्तान का जो धर्म है उसका इतिहास क्या है? तो उसका इतिहास भी बड़ी मुश्किल से 1300 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पुराना जो है आपकी सभ्यता है, और इस 5000 वर्ष की पुरानी सभ्यता में आप 3300 वर्ष जो है आप क्या थे? या तो हिंदू थे, या तो बौद्ध थे, या तो जैन थे। तो ऐसी स्थिति में जो है पाकिस्तान के पास में अपने पूर्वजों को भुलाने के लिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम कालांतर में मुसलमान बने हैं, और मुसलमान बनने के बहुत दिनों के बाद हम पाकिस्तान का हमने निर्माण किया है। एक ऐसा अभिशप्त देश है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं है, जिस इतिहास पर गर्व कर सके। इतिहास पर गर्व करने की बात आएगी, मोहनजोदड़ो की बात आएगी, तो मोहनजोदड़ो क्या इस्लामिक था? क्या सभ्यता? आप बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो क्या इस्लामिक विश्वविद्यालय था क्या? वो
तो आप पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का जो इतिहास है वो हिंदू इतिहास है, बौद्ध इतिहास है या जैन इतिहास है। ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को कमर चीमा के पास लेकर जाता हूं। कमर चीमा कर रहे हैं वो। कमर चीमा, क्या पाकिस्तान अपने पूर्वजों को भूल गया? और आप बात याद रखिएगा, नया साल है, बड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी साफ है, छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आपके शेख राशिद धमकी दे रहे हैं, बोलिए धमकी देना बंद कर दें। यहां पर उनकी जो शक्ल और अकल है वो किसी कॉमेडियन से कम नहीं लगती। देखें, बहुत शुक्रिया दीपक चौरसिया साहब। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर कल का भूला हुआ आज वापस घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमें बड़ा फख्र है कि हम मतलब आपसे भूल हुई थी, आप मान रहे हैं, आप अपने आप को भूला हुआ मान रहे हैं, आपसे भूल हुई थी इस्लाम कबूल करके और एक कट्टरवादी मुल्क बना के आपने मान लिया। कमर चीमा, इस्लाम कबूल करना आपकी भूल थी, मान गए आप। 10,000 साल पुरानी आपकी सभ्यता है पाकिस्तान की, लेकिन आपका है क्या? मुझे आप चाहते हैं मैं बोलूं कि ना बोलूं? अगर चाहते हैं मैं बोलूं तो मुझे बात करने देना। सर, भूल स्वीकार करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। देखिए आज एक्सपोज होगा कमर चीमा। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मैं बात करूं, मुझे टोकिएगा मत। हाँ बोलिए। सिंपल सी बात है, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप अपनी जगह खुश रहें, हमें अपनी जगह खुश दें। सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पाकिस्तान में जिन्होंने मंदिर गिराया उनको सजा मिलनी चाहिए, पर जिन्होंने इंडिया में बाबरी मस्जिद गिराई उनको अदालतों ने क्यों छोड़ दिया? ये इंडिया इस तरह का क्यों बन गया? आप, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो मंदिर गिरने पे नोटिस दिया है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा, मस्जिद गिरी है तो मंदिर बनाओ। एल.के. अडवाणी समेत सारे लोगों को छोड़ दिया गया। आपकी अदालतें मस्जिदों को गिराने वाले और तबाह करने वालों को छोड़ देती हैं, और आप यहाँ पे बैठ के मुझे लेक्चर देते हैं अपनी सेकुलरिज्म पे और अपने हिंदू होने पे। क्या आपके जो हिंदू को मजहब को प्रीच करने वाले कहते हैं मस्जिद गिरा दो? ट्रंप जब दिल्ली में मौजूद था तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मस्जिदें गिराई और मस्जिदों के नाम नहीं पता कौन कौन अंदर है जेल में, को गालियां दी। वो ताहिर हुसैन जो आपका काउंसलर था वो हिंदू था जिसने दंगा फैलाया। कमर चीमा, आधे अधूरे फैक्ट्स पर बात मत करिए, आधे अधूरे फैक्ट पर बात मत करिए। बाबरी मस्जिद एक अलग मसला था, देश के अंदर करोड़ों मस्जिदें हैं और आपको पता है इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? एक हिंदू राजा ने केरल में। आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं बताइए ना? प्रेम शुक्ला जी बनवाई थी कि नहीं? दुनिया की पहली मस्जिद भारत में बनी की थी कि नहीं केरल में? बताइए इनको। देखिए इनको ये नहीं पता कि मक्का शरीफ में मस्जिद कायम होने के पहले हिंदुस्तान के केरल में हिंदू राजा ने मस्जिद का निर्माण करवाया और आप 30,000 मंदिरों का सुन लीजिए ना, सुन लीजिए कमर चीमा, आपने अपनी बात कंप्लीट की। प्रेम शुक्ला को सुन लीजिए, 1 मिनट का टाइम उनका है, फिर आपके पास आ जाऊंगा। बर्बर जो है मुस्लिम शासकों ने 30,000 मंदिरों का ध्वंस किया, 30,000। और जिस आप बाबरी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का विध्वंस करके वहां बनाया गया था। इसके बावजूद हिंदुस्तान की सहनशीलता है कि 5 एकड़ भूमि जो है उस, अरे भैया राम मंदिर गिरा के बनी थी, आप सीख रहे हैं ना? आपको कोई कमर चीमा एक एक करके दर्शकों को कुछ समझ नहीं आता। आपके पूर्वज भी हिंदू निकलेंगे, आपके पूर्वज भी मूर्ति पूजक निकलेंगे, आपके पूर्वज भी मूर्ति पूजक निकलेंगे। आप अपने पूर्वजों को गाली देके क्या हासिल करने वाले हैं? हम लोग कमर चीमा, आप बेशर्मी की सीमा पार कर जाएं, तब भी आप अपने पूर्वज नहीं बदल पाएंगे। पूर्वज बदलने का किसी के पास किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पूर्वज हिंदू थे, आपकी धमनियों में, शिराओं में हिंदुओं का रक्त है। आपका डीएनए टेस्ट कर लीजिए, हिंदुओं का रक्त है। आप हिंदू हैं, आपके पूर्वज हिंदू हैं, आप बेशर्मी से। अच्छा कमर चीमा लगातार मत बोलिए, मुझे ऑडियो कट करना पड़ेगा, प्लीज लगातार मत बोलिए। आप भी पत्रकार हैं, समझते हैं ऑडियो नहीं जाता है। आपके डीएनए में हिंदुओं का डीएनए है, समझा जाए, याद रखें। आपके डीएनए में हिंदू डीएनए है, आपके डीएनए में अरबी डीएनए नहीं है, मस्जिद को आपके डीएनए में जो है तुर्किस्तान का डीएनए नहीं है, आपके डीएनए में उज्बेकिस्तान का डीएनए। कमर चीमा, आप पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, आपकी औकात नहीं है कि भारत की तरफ हाथ उठा के देख लें।
आपकी औकात नहीं है भारत की तरफ हाथ उठा के देख लीजिए। जनरल सिन्हा साहब ने 4 जंग लड़ी है, सुन लीजिए कैसे भागे थे करगिल से आपके सैनिक। जनरल सिन्हा बताइए कमर चीमा को कैसे भागे थे करगिल से पाकिस्तान के सैनिक जान बचा के, कैसे भीख मांग रहे थे अपनी जान की। सुन लीजिए कमर चीमा, सिर्फ जनरल सिन्हा को ऑडियो। सुने पहले तो दीपक जी, नए साल की आपको, आपके चैनल को, देश के सारे जो लोग सुन रहे हैं और हमारे जो गेस्ट बैठे हैं पाकिस्तान से, नए साल का मुबारक और आपका बहुत शुभ रहे, ये हमारी ऐसी ख्वाहिश है। अब मैं मुद्दों पे आता हूं। आपने कारगिल की बात की, मैं थोड़ा आऊंगा क्योंकि आज का मुद्दा बड़ा अच्छा चुना है आपने। देखिए, पाकिस्तान को ये मैं मानता हूं, जब बंटवारा हुआ हमारा 47 में, एक बहुत बड़ी भूल थी और वो भूल थी हिंदू मुस्लिम डिवाइड, उस पर हुई थी। मैं इस बहस को वहां नहीं ले जाना चाहता, मैं सामरिक दृष्टि से और जो प्रैग्मेटिक है उसके आता हूं। मैं आपको ले जाता हूं 1988 की बात है, जब रशिया का जो यूएसएसआर अर्स्टवाइल, जब उसको तोड़ा गया और कैसे टूटा तालिबान और जितने भी आतंकवादी संगठन थे, तो एक आवाज आई, उठो उठो सवेरा हुआ। ये आवाजें गूंजती थी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और फिर कश्मीर में। उठो उठो सवेरा हुआ, रूस ने बाजी हारी है, अब बारी कश्मीर की है, जंग वहां पर जारी है। यदि कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। यह मेरी आवाज नहीं है दीपक जी, वो कहते थे यदि कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। ये और वो आपने देखा, उस पसमंजर को देखा 90 में, जिस तरह से कश्मीर पंडितों की लाश बिछा दी और कैसे ये पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में, मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर में इस तरह का केवल दिखाई दिया 47 के बाद, जब 10 मिलियन लोग विस्थापित हुए और भारत से वहां से भागकर इधर आए, इधर से उधर गए। कहानी अदर है। और इन्होंने इतना कट्टरवाद जिहाद भरा 88, और वो कौन थे इनको भी पता है। जियाउल हक साहब ने पाकिस्तान को आतंकवाद और कट्टरवाद और जिहाद के लाइन पे शुरू किया था। आपका यही मुद्दा है आज, किस तरह पाकिस्तान पूरे दुनिया को और खास करके जो कश्मीर में है, भारत में, वही एजेंडा चलाना चाहता है। उसकी हार हुई थी। दीपक जी, आपने बहुत चीजें देखी हैं, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, 71 की कारगिल, ये भीख मांगते हैं, हम लोगों ने इनको छोड़ दिया। इनके सैनिक मरे पड़े थे, मैंने अपने हाथों से इनके कलमा पढ़कर उनको हमने दफनाया, उनकी जो भी थी। हम ये मजहब है जो हिंदुस्तान निभाता है। ये हमारे को गिड़गिड़ाते थे, पैर पड़ते थे, छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। और ये कब छोड़ा, ये है आपको पता ही है, कारगिल वॉर की कहानी है, वीर गाथा है उसकी, और ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है। मगर आज मुझे ये लगता है कि आईएसआई का जो एजेंडा है, इन्होंने किया था शुरू खालिस्तान। वो कहते थे कि हम बांट देंगे, जितने भी बब्बर खालसा हो या जितने भी आतंकवादी जो हैं संगठन, उनको इन्होंने पनाह दे रखा है। वहां तो हार गए, और किसने हराया? हमारे सिख भाइयों ने। आपको पता होगा ब्लू स्टार के बाद किस तरह से पाकिस्तान की पूरी नापाक जो इन्होंने प्लान बनाई थी, उसको तबाह कर दिया हमारे सिख। और मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और आज फिर उसी लाइन पे आपने अभी बताया कि किस तरह इन्होंने मार डाला एक बंदा। डेमोग्राफी का जब पैटर्न बदल गया, 370 हट गए, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, डीडीए का इलेक्शन हो गया, उसके बाद वो मारते हैं क्योंकि उनको मिल गया, ये चलाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जनवरी का 2021 का पहला दिन है दीपक जी,
और ये पैनल में बैठे ये लोग सुन लें, इन्होंने ट्राई किया था नगरोटा में 4 लोगों को भेजने के लिए, और 4 घंटे में सकड़गल बल से उनको वहां पर क्या दहशत हुई है। एक आदमी ने टीआरएफ की बात, टोटल रजिस्टर्ड फंड, ये जो इनका मुखौटा था 2019 में इन्होंने खड़ा किया कि पूरा का पूरा नैरेटिव बदल देंगे। ये टीआरएफ कहता है कि हम ये कर देंगे, बांट देंगे। आप एक हाथ लगा के देखो, कश्मीर के लोग जिस तरह से डीडीए के इलेक्शन में हट खुल के आए हैं, ठीक वो है। लोग ये यकीन दिलाते हैं, इनको सिखाएंगे कि मजहब क्या होती है, हिंदू मुस्लिम क्या होता है। अरे आप हमें बताते हो बाबरी मस्जिद सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होता। हमें पता है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को कैसे रखते हैं। और आपके यहाँ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं और बहुत खुशी है। फकर यूसुफजई के पास चलूंगा सीधे। देवेंद्र त्यागी नोएडा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। फकर जी इस सवाल का इंतजार करिएगा। देवेंद्र त्यागी, देवेंद्र जी बताइए, क्या पाकिस्तान बदलेगा अपनी चाल, चेहरा और चरित्र बदल पाएगा? क्या आपको लगता है या ढीठ हो गया है? जी दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको पूरे देशवासियों को आज मुबारकबाद देता हूँ नए नववर्ष की। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इंटेंशन ही भारत के खिलाफ जो है वो गलत है। पाकिस्तान अपनी कट्टरवादी नीतियों पर चलते चलते अपने आप को बहुत डाउन में ले गया है और इसकी हालत विश्व में बहुत नीचे चली जाएगी। ये 2021 में कहीं टिक नहीं पाएगा। इसका धरातल पे भी कोई जमीन पर कोई नाम नहीं रहेगा। आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त है, लिप्त रहेगा और लिप्त ही है। इसकी सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है और इसको अपनी सोच अच्छी करनी होगी। ठीक है, फकर यूसुफजई के पास देवेंद्र त्यागी जी आप ही की बात ले चलता हूं। सोच बदलेंगे नहीं बदलेंगे, बहुत नजदीक से देखा है मैंने पाकिस्तान, 10 बार से ज्यादा पाकिस्तान गया हूं। फकर यूसुफजई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कमर चीमा मुसलमानों के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में। आप शियाओं के साथ क्या होता है, अहमदिया के साथ क्या होता है, बलूचों को क्यों मार देते हैं आप? शिया को आप मुसलमान नहीं मानते, सुन्नी प्राइमरी है आपके यहां पर, मुसलमान को मार रहा है आप ही के पाकिस्तान में। पेशावर में बच्चों को मारा जाता है। अरे भैया जो बोगे वो काटोगे ना। लेकिन 2021 में अगर नहीं सुधरेंगे तो प्रेम शुक्ला जी कह चुके हैं, भारत सरकार कह चुकी है और भारत का हर नागरिक कह चुका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या बौद्ध हो, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। फकर यूसुफजई साहब समझा दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दीपक आपको एंड जितने लोग देख रहे हैं हमें, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने बातें की, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी बातें की कि आपके मुल्क में मुसलमान बड़े खुश है और हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू बड़े खुश है, या जो भी है मसाइल दोनों तरफ है। दीपक, वाकया हुआ टेरी गांव करक में, पुराना मंदिर था जिसको तोड़ा गया। मतलब मैं कहता हूं किसी तरीके से भी उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो जस्टिफाई होने वाली बात नहीं है। गलत हुआ, गलत था और गलत है और गलत कहना चाहिए हमें इस चीज को। बात रही, फिर आपने एक और बात की कि शिया कम्युनिटी को हम नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं या मानते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको सिर्फ आरजू को तो जानते हैं ना आप, उनके शरीके हयात हैं। आरजू क्या बोल के गई थी पिछली बार कि शियाओं के साथ ये होता है, शियाओं के साथ ये होता है। मैं बाइट निकाल के सुना देता हूं भाई, आरजू की बाइट निकाल लाओ कि शियाओं के साथ भेदभाव होता है पाकिस्तान में। वो खुद बोल के गई थी। आपकी पाकिस्तान की आपकी शरीके हयात यानी आपकी धर्मपत्नी, शायद जहां तक मुझे जानकारी है, वो खुद बोल के गई थी कि शियाओं के साथ अत्याचार होता है। हमको कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं जाने दिया जाता, लिखा होता है कि सुन्नी आए तभी घुसने दीजिए। सुने दीपक, मेरी बात सुने। बात यह है, आप जो बात कर रहे हैं कि शियों के साथ वो कुछ एरियाज में ऐसी चीजें हैं कि वो सुन्नी और शिया आपस में कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कर रहे होते तो मान लिया ना आपने, अब एक्सेप्ट कर लिया आपने। आरजू की बाइट भी निकाल लीजिए भाई, प्रोड्यूसर साहब रवि। सारे लोग उनको सेक्टेरियन वॉर है, सेक्टेरियनिज्म। तो मुझे बताइए ना, तो मुस्लिम ब्रदरहुड कहां गया, आपका उम्मा कहां गया? मुसलमान को क्यों मार रहा है पाकिस्तान में? इसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आपने धर्म के आधार पर देश तो ले लिया, बन गया आपका पाकिस्तान, अब मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मार रहा है? बांग्लादेशियों को क्यों मारा आपने? लॉजिक देखिए दीपक,
नहीं, ये देखिए मेरी बात से मैंने कहा ना कि जो चीजें गलत हैं उसको मैं गलत कहूंगा, उसको मैं कभी जस्टिफाई नहीं करता और ना मुझे उसकी जरूरत है कि मैं उसको जस्टिफाई करूं। वो बेशक बांग्लादेशियों के साथ हुआ हो या बेशक हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उनके ऊपर मैं ये बात कभी नहीं करता कि यार वो चीज बड़ी जस्टिफाइबल है, मैं उसको इससे कंपेयर करूं कि हिंदुस्तान में उसके साथ ये होता है। मेरे मुल्क में लोग उनके साथ क्या करते हैं मुझे उसके ऊपर बात करनी चाहिए और मुझे ये है कि हमारी हुकूमत को उसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टेप्स लेने चाहिए। इस वाकये में जो करक वाला हुआ 14 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 45 इसमें से सस्पेक्ट है। मौलाना शरीफ जिसने ये तकरीर की थी जिसके बाद लोगों ने ये सारा जो मॉब इकट्ठा हुआ और उन्होंने उस मंदिर की बेहुरमती की, बल्कि मैं कहता हूं कि उस तरीके से जिस तरीके से मुसलमान ब्लास्फेमी लॉस के ऊपर लोगों को मतलब जिसे कहते हैं जेलों में डलवाते हैं उनको सजाएं होती है, तो मैं कहता हूं इसके ऊपर भी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें आप। फिर कोई किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को या कोई किसी मस्जिद को कुछ नहीं कहेगा, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और उसको उनको सजाएं देनी चाहिए। अगर सजा आप नहीं देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर यही इसी तरह होता रहेगा। कभी उमरकोट में मंदिर तोड़ा जाएगा, कभी कराची में उसकी बेहुरमती होगी, कभी करक में होगी या किसी और जगह पे होगी। और मेरे ख्याल में सेम लाइक दैट जो हिंदुस्तान को भी करना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली लॉज देने चाहिए कि कोई किसी के ऊपर ये नहीं है कि किसी की मस्जिद के ऊपर कोई हिंदू वहां पे अगर उनकी मतलब मेजोरिटी या ताकत है तो उसके ऊपर चढ़ के उसको तोड़ फोड़ शुरू कर दे कि यार यहाँ पे सर करोड़ों मस्जिदें हिंदुस्तान में, हर जुम्मे नमाज होती है, हर दिन नमाज होती है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूँ, फकर भाई एक मिनट के लिए रुकिए। जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूँ, ठीक है मैंने आपकी बात मानी, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर जनरल साहब होता है क्या? हिंदू विरोध के आधार पर आपने पाकिस्तान ले लिया, लेकिन अब पाकिस्तान आपस में ही कट मर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? इसके पीछे जनरल साहब क्या लॉजिक है? और वही है कश्मीर में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दीपक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो एक पवित्र मंदिर में हुआ है, जो इन्होंने आग लगाई है, वहां पर डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, ये एक बहुत शर्मनाक और बर्दाश्त के बाहर वाली बात है। ये जो हमारे तीनों पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, इनको अपने स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि वो इस बात के लिए शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए दीपक जी, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 50 साल में 408 टेम्पल्स को इन्होंने इसी प्रकार से बर्बाद किया है, जहां उसको बिल्कुल चेंज किया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सोच क्या है। और ये जो हुआ है मंदिर में, ये जो मौलवी ने फतवा दिया है, उकसाया है भीड़ को और जाकर वहां पर तोड़ फोड़ की है, इसके पीछे में इनकी सोची हुई नियत है। ये उनकी नियत और नीति है, उसमें खोट है। और बड़ी बात यह है कि ये पुलिस कहां थी, एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? एक्चुअली जो मौलवी ने करवाया है ये एक प्लान्ड अफेयर है और ये चलता ही रहा है। धर्म परिवर्तन और इस प्रकार जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर में एक्सेसिव करना, ये इनका एक तरीका बन गया है। ये जो हेट और वायलेंस के बीज बो रहे हैं, इनको मालूम नहीं है इन्होंने अपने पूरे राष्ट्र को, अपनी पूरी पाकिस्तान की जनता को कितना बड़ा धोखा दिया है। इन्होंने अपने समाज को ही तबाह किया है। मैं तो कहूंगा कि देखिए, ये जो इसके पीछे में जो आईएसआई है, इसके पीछे में जो मौलवी है, इसके पीछे में जो पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, ये अपने ही देश को तबाह कर रहे हैं। ये जो आग मंदिर में लगाई है, ये आग इन्होंने एक्चुअली अपने देश को लगाई है, इन्होंने अपने समाज को लगाई है। ये देखिए, अबे नए साल में अभी हम एंटर हुए हैं, इनको सोचना चाहिए कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनकी टेररिज्म, झूठ, डिनायबिलिटी, चाइना के साथ में नापाक गठबंधन चल रहा है और ये अपने पूरे देश को, पूरे समाज को जिस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ, अपने आप से अपने घर को आग लगा रहे हैं। और तीनों जो बुद्धिजीवी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपका क्या रोल है, आपका समाज में क्या रोल है? क्या आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं? और देखिए, अभी इतनी जड़ें उसकी गहरी हो गई हैं, ये अपने आप से हमको बता रहे हैं। अभी तो जो स्थिति बन रही है आने वाले समय में, उसमें पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान तो अवश्य ही भारत में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर में इनके अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनके सामने ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरी इनको एक बात है कि अपनी माइनॉरिटी को और ये समझते नहीं है आस्था
और धर्म क्या चीज है, ये जो इस विषय के सर ये ऊपर समझते होते तो इन्होंने जो मुसलमानों को चोट मुसलमान पहुंचाई ही ना है, मारते ना, सिया को सुन्नी ना मारता, ये अहमदिया को ना मारते, बलूचों को ना मारते, सिंधियों को ना मारते। डॉक्टर खान मुझे बताइए, आपकी पार्टी तो इतने साल सत्ता में रही है, आपने जो ये अलगाववाद और कट्टरवाद का बीज बोया है, मंदिर तो टूट गया, लेकिन एक दिन आपका देश भी टूटेगा जिस तरीके से मंदिर टूटा है। आपने मंदिर में आग लगाई है, ऐसी आग आपके देश में लगी हुई है, मानते या नहीं? वरना आपकी बीबी मरियम नवाज निकल के ये ना कह रही होती गो निया जी गो। दीपक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और फिर मैं अपने पाकिस्तान की तरफ से तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, सिखों को, हिंदुओं को, सबको नया साल मुबारक हो। मैं ये सोच रहा था कि आज का दिन ये नया दिन है, मुबारक दिन है, इसमें हम अमन शांति की बात करेंगे। कोई हमारे सर कहां से करूं? अभी आपने जेसीओ शहीद कर दिया है बॉर्डर पर, अभी आपने बॉर्डर पर एक जेसीओ शहीद कर दिया है, नए साल में भी आपकी सेना गोली चला रही है। देखिए शोर आप चलाए गोली, हम करें अमन की बात, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप चलाए गोली, हम करें अमन की बात, आप फूके मंदिर, हम करें अमन की बात, आप भेजे टेररिस्ट, हम करें अमन की बात। लाहौर बस कौन लेके गया था? मैं था उसके अंदर। लाहौर बस कौन लेके गया था? मैं था उसके अंदर। मैं आज के दिन चाहता था कि हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत की बातें हो, लेकिन आप क्योंकि जहर उगलते हैं, जहर उगलते उगलते मर जाएंगे आप लोग। कभी प्यार अमन शांति की बात नहीं करेंगे। आज नया साल था, मैं खुश था कि हम एक दूसरे के साथ प्यार की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। ये हो रही है ना स्क्रीन पे प्यार की बात, ये प्यार की बात है। मौलवी ने मंदिर तोड़ दिया, बड़े प्यार की बात है सर, बड़े प्यार की बात है। आपके टीआरएफ ने एक हिंदू को मार दिया क्योंकि उसने दुकान खरीदी श्रीनगर में, ये प्यार की बात है खान साहब, ये प्यार की बात है, ये आपका मोहब्बत है भारत के प्रति, जो खून खराब आप करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जब बोलते हैं जहर उगलते हैं, आप क्यों उगलते हैं कुछ पता नहीं, क्या वजह है कुछ पता नहीं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। जहर मैं उगल रहा हूँ, जहर मैं उगल रहा हूँ या आपके होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, वजीर दाखिला? अच्छी बात नहीं बोलेंगे आप। सुनिए जहर कौन उगल रहा है मैं बताता हूँ, फ्रेम में सबको रखिएगा। शेख राशिद की बात 2 बार सुनाइएगा, 2 बार। एक मिनट डॉक्टर खान रुक जाइए। जहर मैं उगल रहा हूँ या शेख राशिद उगल रहे हैं? आपके गृह मंत्री क्या बोलते हैं, वजीर दाखिला? सुनाइए शेख राशिद, सबको फ्रेम में रखिएगा, 2 बार सुनाइएगा इनको। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी, और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। सुनाइए एक बार और सुनाइए डॉक्टर खान को। मैंने जहर उगला कि शेख राशिद ने उगला 2 दिन पहले, मैंने उगला कि इनने उगला? सुनिए मैली आंख से देखा, फिर से रोल करिए, फिर से रोल करिए प्लीज। डॉक्टर खान नहीं सुन पाया थोड़ा सा, फिर से रोल करिए। न चिड़ियां हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी, और ना फिर घास उगेगी, न चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। मतलब आप डॉक्टर साहब वही ना, साडा कुत्ता तो बात, साडा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, हाँ वही बात कर रहे हैं आप। मेरा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, वही कर रहे हैं ना। मैंने उगला जहर की शेख राशिद ने, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। सर बताइए ना, यहाँ पे वजीर दाखिला ने जहर उगला कि नहीं? मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, घास नहीं उगेंगी, एक न्यूक्लियर बम मारेंगे ना तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पूरी पाकिस्तानी फौज जानती है अच्छी तरह। आप अपने बम तक जाओगे तो पहुंचोगे तो फिर बात है, उससे पहले हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि सर देखिए, अरे सर एक सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इंदौर का रहने वाला हूं, वहां एक कहावत चलती है, सेइंग है, बड़ी लोकल सेइंग है कि कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली कुछ भी पालो, मुगालते मत पालो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है मरवा देगा आपको। प्रेम शुक्ला जी यही न्यूक्लियर बम लेके बैठे पाव भर के शेख राशिद के मुताबिक ये मुगालते नहीं पालने चाहिए। प्रेम शुक्ला जी देखोगे तो आंखें निकाल लेंगे। चोरी की मिसाइलें, चोरी का न्यूक्लियर बम,
चोरी की मिसाइलें, चोरी का न्यूक्लियर बम, भीख पे चलने वाला देश, अब भिखमंगों का देश, गधों का देश भारत को आंखें दिखाएगा। अभी घुसकर तो मारा बालाकोट में, निकाल लिया होता न्यूक्लियर बम। औकात है नियाजी की। एक बार 1971 में गलती की थी। इस नियाजी के चचा के गधा दूसरों को गधा कह रहा है। देखिए गधा बैठ के दूसरों को गधा कह रहा है। ये देखिए गधे को देखिए आप अपने गधे को देखिए। गधा बहुल देश की ये दशा है। 93,000 आपके सैनिक हाथ उठाकर गए थे, हाथ उठाकर गए थे। गधा कौन है पूरा दुनिया जानती है। भिखारी भिखमंगा अभी आप तय कीजिए तो तुरंत पाकिस्तान आता है। पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगते हुए टहल रहे हो। चीन रोज मस्जिदें तोड़ता है, उसके टुकड़ों पे पलते हो। चीन रोज मुसलमानों को सुअर का गोश्त खिलाता है, उसके टुकड़ों पर पलते हो और मुसलमानों का जो है पाकिस्तान की लड़कियों को जो है वो चीनियों के हवाले करते हो अय्याशी करने के लिए। अपनी बहन बेटियों की जो असमत नहीं बचा सके, जो मुसलमानों की बात करे और मस्जिदें तोड़ने वाले के टुकड़ों पर पले। आपको जो है, आपको मुसलमानों का मसीहा, मुसलमानों की ठेकेदारी करने का हक किसने दिया? आपकी हिम्मत नहीं है। चीन के तलवे चाटने में आपकी जीभ घस गई। आज भी चीन मस्जिदें गिरा रहा है शिनजियांग प्रांत में, और शिनजियांग प्रांत में मस्जिदें गिरा रहा है और उसके टुकड़े पर पलते हो। यानी सुअर खिलाने वालों के टुकड़ों पर पलने वाले मुसलमान है। सुअर खिलाता है जो जबरदस्ती मुसलमानों को, नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, रोजे नहीं रखने देता, मस्जिदें गिरा देता है, उसके टुकड़ों पर पलते हो। आपको मुसलमान होने का डर है। आपको आप भिखमंगे हो, भिखमंगे की भी गैरत होती है। आप भिखमंगों से भी गैर गुजरे हो, भिखमंगे की भी गैरत होती है। किससे भीख लेना ये तय करता है। आपकी तो ऐसी गैरत है कि जो मुसलमानों के मुंह में सुअर ठूसे उसके चंदे पर पलते हो, उसके टुकड़े पर पलते हो। आपको कोई गैरत है क्या? अरे नरकिस्तान, नरक के कीड़ों की भी जो है गधे को गधे नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की कोई गैरत नहीं है। नरक के कीड़ों से भी गए गुजरे हैं आप, नरक के कीड़ों से भी गए गुजरे हैं कि सुअर की मांस जो मुसलमानों के मुंह में ठूस दे उसके टुकड़ों पर पले आप। आपका नियाजी जाके वहां भीख मांगे, कटोरा लेकर खड़े रहे। आपकी तो ये स्थिति है। आपको भारत के टेलीविजन नेटवर्क पर बुलाकर बात करने दी जा रही है। यही आपके ऊपर बड़ी कृपा है भैया। आपकी तो कोई भाई गधे के अलावा क्या होता, क्या और टिड्डी बिरयानी, इसके अलावा क्या पाकिस्तान में है क्या जी? टिड्डी बिरयानी खाओ, गधों पे सवारी करो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गधों को गिरफ्तार भी करते हैं। क्या है स्थिति मुझे बताओ ना। मैं कह रहा हूं घिघी बंद गई थी, फिर घुस के मारेंगे, घिघी बंद जाएगी। आपकी तो ये स्थिति है। आपको 65 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में मारा, बालाकोट में मारा, जहां मन करता घुस के मारते। आप बताएंगे बालाकोट के बाद क्या कर लिया आपने? पाकिस्तान बताइए ना कौन सा युद्ध जीता, बताइए। बालाकोट में घुस के मारा, 1965 में मारा, 71 में मारा, कारगिल में मारा। आपको लतियाते आपका भूसा निकाल दिया। अब आओ जरा सामने। आपकी औकात क्या है साहब? औकात तो मैं बताऊंगा आपको। मारेंगे भाई, भारत की तरफ जरा देखे, चढ़ कर मारेंगे। अभी तो बालाकोट मारा है, अगर हमने तय कर लिया रावलपिंडी में मारेंगे। और आप जो है भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया में गलतफहमी आपके कटोरे में बड़ी गलतफहमी आपकी। 2021 में आपको मैं कह रहा हूं सबक सिखाएंगे कि आपके अंडा खाया था आपने, आपके कटोरे में भीख डालने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा। मैं वही कह रहा हूं ना, बड़ा सबक सिखाएंगे इस दफा। नहीं डॉक्टर खान, सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा खाया था, अदरक वाली चाय पी थी। देखिए अदरक 1000 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा नाश्ता किया था हमने। हम ये कह रहे हैं कि गधे को गधे नजर आ रहे हैं। जो चीन के 700 अरब से मिला है, तो वही ना जो गधा बोल रहे हैं, खुद गधा है। लिया होगा चीन से वही अंडा ना जो चीन 30 रुपए का देता है आपको। जैसे मेरे मुलाजिम है, आप जैसों को मैंने नौकर रखा हुआ है यहाँ। आइए चलिए, आप गधों को गिरफ्तार करते रहिए। फरीदाबाद से मेरे दर्शक है राजेश सिंह। यार ये गधा जो बैठा हुआ है इसको तो पकड़ो आज तक नहीं देखी और किसी को नहीं, गधे को गिरफ्तार कर लेती है। राजेश सिंह फरीदाबाद से। राजेश जी क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? एक आम भारतीय क्या सोचता है, जरा डॉक्टर खान को बताइए। 1000 रुपए किलो अदरक मिलती है, वो भी चीन से आई हुई। सर सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो अब हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने
जो सीएए का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो बिल्कुल सही है, और हमें इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक मंदिर तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए दोबारा, जिनसे इनको पता चले कि हम हिंदुस्तानी अपने मंदिरों को बचाने के लिए ना अपने देश में सक्षम है बल्कि दूसरे देश में जाके भी बचा सकते हैं। बिल्कुल सही राजेश सिंह, ये होगा, ये एक दिन होगा, पाकिस्तान को सिखाएंगे। जनरल बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी। जीडी बख्शी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि चलो जो हो गया, अब घुस के दिखाओ, खत्म कर देंगे। डॉक्टर खान बोल रहे हैं आप घुस के दिखाओ, खत्म कर देंगे। कितनी बार आपने इनको दिखाया है और कितनी बार भगाया है और कितनी बार सरेंडर कराया, एक बार जरा बता दीजिए मुझे। देखिए साहब, बातों के जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। हम इनको कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है साहब। 1971 में मैं उस युद्ध में था जब इनके देश के 13 दिन के अंदर 13 दिन में 2 टुकड़े हो गए थे, नया देश बांग्लादेश बना था। 93,000 इनके कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। फिर इनके डाउट पूरे नहीं हुए, शक इनके नहीं गए पूरी तरह से। फिर कारगिल में ये आए, दोबारा मार खाई। फिर इनको हमने जो है एक चेतावनी दी उड़ी के बाद कि साहब थोड़ा अपनी हद बंदिश में रहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। 2-3 महीने चुप रहे, फिर वो कुत्ते की दुम नाली में डालो निकालो बाहर, वही टेढ़ी फिर शुरू कर दिया। फिर इनको बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने 80 किलोमीटर अंदर घुस के मार के आए और इनको एक और चेतावनी दी कि साहब मत करो। अगर साहब समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये देश जो है इकोनॉमिक कोलैप्स की कागार पे है, डूब रहा है ये मुल्क। जो इनको सऊदी अरेबिया पैसे दिया करता था उसने देना बंद कर दिया, वापस मांगे हैं अपने पैसे, वो उधार पूरा करने के लिए चीन से उधार लिए हैं। अब इनके एक नए जो है रहनुमा आ गए हैं तुर्की, वो वहां से कोई 200 ट्रेन करके सीरियाई टेररिस्ट वो इनको दे रहे हैं कि साहब आप भारतवर्ष में के अंदर घुसा दो, हमको खलीफा मान लो, खलीफा। हर किसी के तलवे चाटने को तैयार है ये मुल्क, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, हर किसी के तलवे चाटे कि किसी तरह भारत के खिलाफ हमारी मदद करो। साहब अब ऐसा वक्त आ रहा है कि दुनिया आपसे परेशान हो गई है, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जो ना चैन से जीते हैं ना किसी को चैन से जीने देंगे। जब तक आपके ऊपर कयामत ना जो है ढाई जाए, जब तक आपके जो है 4 टुकड़े ना किए जाए, आपने दुनिया को चैन से रहने नहीं देना। आप ना चैन से खुद रह सकते हैं ना किसी और को रहने देंगे, और कोई लड़ने को नहीं तो अपनी माइनॉरिटीज को मारेंगे। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की तो बात ही मत करिए साहब, हैं वहां की औरतों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, रोज उनको अगवा किया जा रहा है, रोज उनको किडनैप करके ले जाते हैं। ये साहब अपने जो मुसलमान भाई हैं, जो कि शिया हैं बेचारे, जो कि अहमदिया हैं, उनका जीना हराम कर रखा है। अपने सिंधी लोगों का, बलूची मुसलमानों का, जो है पश्तूनख्वा के मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है साहब। अफगानिस्तान के नाक में दम बने हुए हैं। उस बेचारे मुल्क को पिछले 30 सालों में इन्होंने तबाह करा दिया, तबाह लड़ा के। और कोई नहीं तो पहले चलो रूस ने इन्वेजन की, अमेरिकन आए, फिर ये अपने तालिबानी घुसेड़ के यहाँ पे ऐसी जंग कराई है कि वो मुल्क तबाह हो गया, सिर्फ इसलिए और इसलिए कि वो इनका पड़ोसी। ईरान इनसे परेशान, बांग्लादेश इनसे परेशान, नेपाल इनसे परेशान, श्रीलंका इनसे परेशान। भारत की तो बात ही मत करिए साहब। अब तो पूरी दुनिया में जहां आतंकवाद का कोई इंसिडेंट होता है, सीधे और सीधे सारे तार पाकिस्तान से जुड़े, सीधे और सीधे सारे तार पाकिस्तान से जुड़े। साहब ये मुल्क ने दुनिया की नाक में दम कर दिया है। अब जो है ये वहां न्यूक्लियर बम लेके बैठे हैं और इनके कुछ मिनिस्टर अद्धी पौआ, 2 पौआ, 1.5 पौआ के न्यूक्लियर बमों की ऐसे बात करते हैं जैसे कोई टमाटर गाजर की बात नहीं करता। ये गैर जिम्मेदार मुल्क है, गैर जिम्मेदार सरकार है। ये इस लायक नहीं कि इसके हाथ में न्यूक्लियर बम छोड़े जाएं। और अगर इसी चाल पे ये चलते रहे तो एक दिन आप देखेंगे पूरी दुनिया मिलकर आपको मारेगी, पूरी दुनिया आपसे परेशान होकर आपके ऊपर वार करेगी, पलटवार। ठीक है साहब, और फिर आपका वजूद नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे। आप चाहे अपने 1.5 पौए के एटम बम या आधे पाव का या 2 पाव का जो भी बम है, आप उसको खाना
उसके साथ अपना डकार लेना, हजम करना। अब आपको दुनिया तंग आ चुकी है। कमर चीमा जी को भी दिखाइए थोड़ा, समझ नहीं कमर आती चीमा जी को दिखाइए। तो आप जो है बहुत जा गुजरे। कमर चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना पिटेंगे? अभी डॉक्टर खान फिर धमकी दे रहे हैं कि इस बार कर लो, बालाकोट कर लिया, इस बार कर लो। कब तक आप अगली बार कर लो, अगली बार कर लो, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे? कितनी बार करेंगे, कितनी बार पिटेंगे? और पिट पिट के आपको शर्म नहीं आती? लाज शर्म बची नहीं है? जो आपको उधार देता है उसके लिए अपने देश की लड़कियां भेज रहे हैं आप चाइना। मतलब इतना गया गुजरा काम कोई देश करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपनी घर की बहू बेटियों को वो दूसरे देश को भेजेगा। भाई लो, उधार दे रहे हो, लो। मुझे तो पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज आपका टॉपिक क्या है। कभी आपके लोग 71 शुरू कर देते हैं, कभी 48 शुरू कर देते हैं, कभी 65, कभी 2000, आपने कहा कभी 2005। आप करके दिखाओ, आपने पूछा था आप करके दिखाओ। मैंने कहा था क्या आप करके दिखाओ? किसने कहा था आप करके दिखाओ? मिटा देंगे। दीपक चौरसिया, तुम सिर्फ रेटिंग के चक्कर में सारी नफरत का धंधा करते हो। ये न्यूज नेशन रेटिंग के चक्कर में नफरत का धंधा करता है। अच्छा। कोई इंडिया में अकल वाले लोग हैं जो आपके रेटिंग कमर चीमा को एक बार, कमर चीमा के कान में रुई डली थी। शेख राशिद का बाइट इनको एक बार और सुना दो। कमर चीमा, शेख राशिद का बाइट सुनो। एक मिनट, फिर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगा। शेख राशिद का बाइट सुनो। मेरे सामने इंटरव्यू देने में 2003 में भाग गया था, 100 मीटर की रेस लगाई थी शेख राशिद ने। सुनाइए शेख राशिद का बाइट कमर चीमा को। सुनिए कमर चीमा, सुनिए आपके कॉमेडियन ने क्या कहा है, जो इंसिडेंटली आपका गृह मंत्री है। सुनाइए भाई इनको। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी, और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। आपकी औकात चाइना ने बता दी। ये सही कहते हैं। अब आ गए ना। बिल्ला जी के मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, मैली आंख से देखोगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ भारत को, अमन से रहोगे तो अमन से रहेंगे, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल देंगे। जनरल सिन्हा, मैं कॉमेडी शो नहीं करना चाहता। कमर चीमा के साथ इनको बता दीजिए। अभी डॉक्टर खान ने कहा था बालाकोट को आपने कर दिया, अगली बार आओ, मिटा देंगे। कमर चीमा, और ये कीड़ा मकोड़ा जो मारते हो मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, तो आप समझते हो कमर चीमा, अच्छा ये बातें तुम्हारे मुंह से, कमर चीमा आपके मुंह से शोभा नहीं देती। ये किसी और का मुल्क नहीं है जनाब, ये किसी और का मुल्क नहीं है। इस हिंदू के मुल्क में न सिख की इज्जत, कमर चीमा, आपका खानदान कितने सालों पहले कन्वर्ट हुआ था हिंदू से इस्लाम में, पता है आपको? कमर चीमा, आपका खानदान कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ था? 200-300 साल पहले। कमर चीमा, सच्चाई दिखा दी तो लोग हैं। अरे सच्चाई दिखा दी, हम आपके दीपक जी ने सच्चाई दिखाई, आपके ब्लड शुगर चढ़ गए। नफरत क्यों होती है? आप लोगों ने 135 करोड़ लोगों को नफरत की आंख से देखने को बना दी है। वो 135 करोड़ लोग वो सिर्फ नफरत देखते हैं। अब सुन लो कमर चीमा, सुन भी लो भाई, सुनना भी सीखो कमर चीमा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कमर चीमा सुन लीजिए ना, एक सवाल सुन लीजिए। कमर चीमा सुन लीजिए। नफरत से हो गया नहीं, मुझे तो आपकी कमर चीमा जी हो गया। कमर चीमा जी सुन लिया। कमर चीमा एक बात बताइए, आपका परिवार कितने साल पहले, कितने 200-300 साल पहले कन्वर्ट हुआ होगा इस्लाम में? आप भी तो हिंदू थे ना कमर चीमा, आप भी तो हिंदू थे ना? कितने साल पहले कन्वर्ट हुए इस्लाम में, बता दो। चीमा सुने, जाना चाहते हैं रिपब्लिक से आगे जाना चाहते हैं। चीमा टाइटल क्या होता है? कमर चीमा, कमर चीमा टाइटल क्या है? चीमा का टाइटल बताता हूँ। चीमा, अरे भाई सुन लो मेरे भाई। चीमा, अरे चीमा यार, जनरल सिन्हा आप पढ़े लिखे बंदे हो, लेकिन आप सुनो ना तो फिर क्यों बंद करी करते? अच्छा सुन लो कमर चीमा, प्लीज लगातार मत बोलिए। मैंने आपको मैसेज भी किया, लगातार मत बोलिए। सुन लीजिए भाई, कमर चीमा सुन लीजिए। सुनो मेरी बात सुनिए।
आप भड़के बड़ा। देखिए दीपक जी ने आपको सच्चा आईना दिखाया, नहीं जा रही है, एक कमर आईना चीमा की देखने आवाज के आप बाद बोलिए। ऐसे भड़के कि आप रुकने का नाम नहीं लेते। जी हाँ, देखिए दीपक जी आपने क्या किया, कमर चीमा को एक आईना दिखाया और आप देखे कैसे भड़क गए ये। और आपको मैं बताता हूं, ये जो डॉक्टर खान साहब कह रहे थे कि अब करके देखो, ये जब देखिए आपको याद होगा पठानकोट सुने प्लीज प्लीज। अरे चीमा चिल्ला सकता हूं मैं ज्यादा तुम्हारे से, सुने आप और क्या सुने प्लीज, सुनिए प्लीज, आपकी बात करता हूं। 1970 में ये हो गया। सुन ले मेरे भाई, सुन लीजिए। हो गया। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेना है। कमर चीमा सवाल पूछ रहा हूँ, ब्रेक के बाद जवाब सुने दूंगा। सुने तो मेरी कमर बात चीमा, चीमा टाइटल सुने हिंदू का दीपक है। जी, अभी जनरल चीमा बताएंगे, बनाएंगे। आप ये जवाब सोच के रखिए कि आपका परिवार कितने साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, हिंदू से इस्लाम में कब कन्वर्ट हुआ आपका परिवार, याद करके रखिएगा। मैं आ रहा हूँ, शशिकांत त्रिपाठी के बाद लखनऊ जाऊंगा ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब तैयार रखिएगा, कितने साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए आपके घर के लोग, बताइएगा मुझे। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तो देश की बहस में आज बात हो रही है पाकिस्तान की। हर बार पिटता है लेकिन फिर भी पिटता ही रहता है और नई नई धमकियां देता है। हमने बताया शेख राशिद ने कैसे कहा कि घास नहीं उगेगी, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। ये धमकी दी जा रही है नए साल में भारत को। ऐसे में भारत क्या कहेगा, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है, जनरल के सिन्हा मेरे साथ है, मेजर जनरल GD बख्शी मेरे साथ है, फखर यूसुफ जई साहब मेरे साथ है, डॉक्टर इरशाद अहमद खान मेरे साथ हैं, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले शशिकांत त्रिपाठी लखनऊ। सीधे शशिकांत जी क्या कहेंगे इस पूरी बहस पर आप? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा? पाकिस्तान का जन्म ही जो है वो हिंदुओं के विरोध में हुआ है, तो पाकिस्तान इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। उसको जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट है, तो उसके सर पे तमाचा हमेशा पड़ना चाहिए, उसके चेहरे पे, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान का जो पैदाइश है वो हिंदुओं के विरोध में है, तो हमको हिंदुओं के हित में जो भी कदम है वो उठाने चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पाकिस्तान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसकी रिकॉग्निशन, इसकी मान्यता को रद्द करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो मान्यता के सिद्धांत हैं, जो ह्यूमन राइट के अंतर्गत किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को बेसिक राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको पाकिस्तान नहीं मानता है। ठीक है शशिकांत जी, यहीं रुकना होगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। सीधे चलता हूं डॉक्टर खान के पास। डॉक्टर खान, अभी एक दर्शक ने मुझे लिख के भेजा, आपने कहा था ना बालाकोट तो आपने कर लिया, आगे करो फिर बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि गांव में एक आदमी जो है, एक आदमी को झापड़ मारता है, उसका वो बोलता है दूसरा मार, फिर देख लूंगा तुझे, फिर एक पड़ता है उसको, फिर तीसरा मारता है, फिर एक पड़ता है, वो आदमी पिटता ही रहता है। ये आपका मुल्क है पाकिस्तान। डॉक्टर खान क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं देखिए, जब हम बोलते हैं फिर आप चीखें मारते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपके अभिनंदन को हमने सिखा के भेजा, तमाचे ही मार के भेजा पूरे हिंदुस्तान को हमने ना। तो वीडियो क्यों दिखा रहे थे? हाजी कुछ है पाकिस्तान, सारा मुल्क आपका, सारी कौम। आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। और दूसरी बात जो शेख रशीद साहब ने की, उन्होंने ठीक कहा कि तमाचे आपको मार के आया, वो टांगे तोड़ देंगे, वो सही कह रहे हैं। वो आपके नेता की बाइट फिर से सुनाओ, आपके स्पीकर की। डॉक्टर खान साहब यही बात बार बार बोलते हैं आप, आपके स्पीकर की बाइट सुनवाओ फिर से। वो हाथ कांप रहे थे, पांव कांप रहे थे। अभिनंदन हमारा से तमाचा मार के आया आपको, शरेआम तमाचे। लोग भूल गए। आप ही के नेता ने कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। सुनवा दीजिए डॉक्टर खान को, बाइट सुनवाइए, बाइट सुनवाइए। सुनिए डॉक्टर खान, आपने अच्छी बात करी, अच्छा मुद्दा किया, अच्छा मुद्दा बोला। सुनिए अपने नेता को, आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे थे, क्या कह रहे थे उस मीटिंग के बारे में? सुनाइए भाई, सुनाइए। आप जरा आंख तो उठाएं, आंख तो उठा के देखिए हमारी तरफ। आप आंख उठाइए, पिटते रहेंगे, मैंने बताया ना क्या। देखिए सुनिए, याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब डॉक्टर खान सुन लीजिए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया।
तो घुटने टेक के भेज दिया आपने अभिनंदन को वापस। ये आप ही के नेता कह रहे हैं, अभिनंदन आप ही के नेता कह रहे हैं, आप ही के नेता हैं। इसीलिए पाकिस्तानी संसद का बयान है डॉक्टर खान। हमने ये अमन का पैगाम दिया था आपको। अच्छा, अभी अमन का पैगाम हो गया, अभी बोल रहे चाटे मार के भेजा जाए। प्रेम शुक्ला जब आपको आना चाहिए यहाँ पे। गिराया था आपके फौजियों को, फिर चीखें निकलती हैं आपकी। जो सियासी बयान है उसको पलट के दिखाते हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता है सर, इन्हीं के नेता है वो। उस तरफ आइए, जो हकीकत है, हकीकत ये थी कि आपको मार गिराया था हमने। पार्टी के नेता है। हमारी इनको मरियम नवाज पर भरोसा नहीं है, हमारी एजेंसीज दुनिया की ताकतवर एजेंसीज है। इनकी पार्टी हमारे आर्मी चीफ दुनिया के बेहतरीन चीफ है। पसीने हो गए थे, पैर कांप रहे थे। ये सियासी बयान को आप बार रिपीट करते हैं। कारगिल लड़ने चले आए आपको हाथ में आई है। सिर्फ नवाज शरीफ को जो है बिल क्लिंटन के दरबार में जाना पड़ा कि बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं तो हिंदुस्तान घुस के मारेगा। कारगिल हुआ तो भागे, जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो रोए, एयर स्ट्राइक हुआ तो रोए। अभिनंदन ने आपका F-16 गिरा दिया और आपके आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। अभिनंदन तो खुद गिरे हमारे पांव में आके। क्या खा के लड़ोगे मियां? पांव में आके गिरे क्या हमारे। खा के लड़ोगे? चीन का अंडा, चीन का अंडा खा के लड़ेंगे, खाया इन्होंने आज। चीन भी आपको जो है, चीन को भी अब लगता है कि CPEC अब चलने वाला नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन भी अपने पैर वापस ले रहा है। क्या खाओगे? नंगा खाए नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे टिड्डी बिरयानी खाने वालों, टिड्डी बिरयानी खाने वालों, अरे भैया अभी ये तो हम घुसने वाले हैं। आपकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी लेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी लेंगे, बलूचिस्तान भी आपका टूटने ही वाला है। बलूचियों ने तय कर लिया है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय हो गए हैं। और इसको आप जानते हैं, एक बार आप लगे, अच्छा डॉक्टर खान, एक घाव मारा और बांग्लादेश अलग हो गया और बांग्लादेश आज आपसे बेहतर जी रहा है। आप भीख मांग रहे हो और बांग्लादेश की इकोनॉमी बेटर है। आप जो है भिखमंगई पे उतारू हो। आपके पास भीख मांगने के अलावा, गधे बेचने के अलावा, प्रधानमंत्री की भैंसे बेचने के अलावा भिखमंगे इमरान खान नियाजी के पास और कोई काम नहीं है। तो भीख मांगो, भीख दुनिया में मांगो भीख। और सुअर खिलाने वाले देश से लोग खैरात। आपकी तो ये दशा है कि जो मुसलमानों को सुअर खिलाए उसकी खैरात पर आप पलते हैं। जो मुसलमानों का नमाज न पढ़ने दे उससे खैरात लो। जो मुसलमानों की मस्जिदें को तोड़े उसके तलवे चाटो। अब आपकी औकात तो सारे मुस्लिम देश भी पहचान गए हैं कि जिसको जो है आपकी औकात तो आपके बोलने से पता चल रही है वाले देश के। अच्छा डॉक्टर खान, एक सवाल है छोटा सा, जवाब दे पाएंगे आप? जी जी, एक सवाल है, लेकिन हमें बोलने दीजिएगा। हाँ हाँ, आपका खानदान 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ, 300 साल पहले, उससे पुराना तो कन्वर्ट नहीं होगा ना इस्लाम में। पहले तो आप भी हिंदू होंगे ना। कितने साल पहले आपका परिवार जो है हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ या बौद्ध से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ? बताइए डॉक्टर खान। मैं यूसुफ जई पठान हूँ और मेरे आबाओ अजदाद मुसलमान थे और मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। अरे सर कितने साल पहले कन्वर्ट हुए ये तो बता दो। 7वीं सदी पहले क्या थे? हम मुसलमान हैं, मुसलमान थे, मुसलमान रहेंगे, मुसलमान मरेंगे। आपने पूछा कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। पूछा चीमा साहब को काम याद आ गया, बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, भागना है मुझे। चीमा साहब यही बोल रहे थे, जनरल बख्शी याद बता रहे, सीधे जनरल बख्शी के पास चली बात, फिर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास। जनरल बख्शी खून है उसको पूछ लिया, ये भाग खड़े हैं। अपने पाकिस्तानी जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं। देखिए साहब, हम कोई आपको धमकियां नहीं देंगे क्योंकि अब हम तंग आ चुके हैं, ठीक है? अगर आपके मुल्क ने एक भी और टेररिस्ट वारदात कोई बड़े दर्जे की करी भारतवर्ष के अंदर, आप साहब यकीन माने आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ना चीन आपको बचाएगा ना तुर्की आपको बचाएगा। चीन से थोड़ा आप संभल के रहें, वो आपको आगे धकेल रहा है क्योंकि उसकी अपनी फौजों की ऐसी तैसी हो गई है ईस्टर्न लद्दाख में, लेने के देने पड़ गए हैं। अब वो अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते। जब आपके बंदे इतने फालतू, आप उनको मरवाने के 2 चवन्नी के दाम आप उनकी जिंदगी नहीं समझते, उनको झोंकते रहते हैं पाकिस्तानियों को मरने के लिए, कभी सीरिया में कभी लीबिया में। तो साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जो 200 आतंकवादी सीरिया से तुर्की आपके पास भेज रहा है, वो सिरस्वान ही आपको बचा पाएंगे। आपको अकेले भुगतना होगा अगर आपने कोई टेररिस्ट स्ट्राइक करी। ना चीन आपके बचाव में आएगा ना तुर्की आएगा। ये आपको मेरी तरफ से नसीहत है, इसको जरूर ध्यान दीजिए।
ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए। जनरल बख्शी, अगर ये नसीहत मान रहे होते तो इस देश की यह हालत होती कि खाने के पैसे उधार चुकाने के लिए भी उधार लेने जाते हैं। अगर ये नसीहत मांग रहे होते तो उधार चुकाने के, सऊदी अरब उधार मांग रहा है, चाइना से दे रहे, भाई देना है उनको। दो टुकड़े हो चुके हैं इनके, पहले 4 करवाने हैं तो आपकी मर्जी है साहब, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा, आपकी हर हसरत पूरी की जाएगी। क्योंकि अगर आप बाज नहीं आओगे, ना चैन से जियोगे, ना किसी को चैन से जीने दोगे, तो फिर आप साहब रहोगे नहीं, आप रहोगे नहीं। जनरल गुरमीत सिंह जी, खान साहब कह रहे हैं कि बालाकोट आपने कर लिया, करगिल में मार दिया, बांग्लादेश बनवा दिया, 48 में मार खाई, सब जगह इन्होंने मार खाई। बोल रहे इस बार कर दो तो बता देंगे। उस पर बस एक ही शब्द सूझता है, आमीन। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जनरल बख्शी ने कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद खुद बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद तो सुधर जाओ। मैं खुद बोल दूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी के लिए अच्छी दुआ करना हमको सिखाया जाता है बचपन से, लेकिन आप लोग वैसे नहीं है। जनरल गुरमीत सिंह साहब, तो फिर जहर क्यों उगलते हो? दीपक हर बात में जहर क्यों उगलते हो? गृह मंत्री है वो आंख की, घास की, चिड़िया की और घंटियों की बात कर रहा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये देश पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। और इस देश के अंदर में जो सबसे मैं कहूंगा जो अपने आप को स्टेट अबव स्टेट और एक्चुअली डीप स्टेट और रोग स्टेट है, पाकिस्तान आर्मी और ISI, उन्होंने अपने देश को पूर्ण रूप से तबाह कर लिया है। आज नया दिन है, पहला दिन है, इसलिए मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जरूरत है अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, अंदर में झांके, क्योंकि गलतियां, ब्लंडर और मिस्टेक इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उन्होंने अपने समाज को, अपने देश को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अभी जो आगे होने वाला है, अगर आप इसी रास्ते में चले तो एकदम कोई शक नहीं है कि किस वक्त ये टूटेगा, किस वक्त ये नए रूप में आएगा। और इसलिए बड़ी बात यह है कि ये पूरे इकट्ठे होकर एज ए देश, एज ए अवाम अपना स्ट्रेटेजिकल रिवर्सल करें, अपनी गलतियों से अपने आप को सुधारें। नहीं तो जिस प्रकार इनके गृह मंत्री बोल रहे हैं, इनका टूटना बिल्कुल बिल्कुल सामने है। डॉक्टर खान, मैं फक्कर भाई के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो सुधरने की हालत में नहीं रहता है उसको सुधार दिया जाना चाहिए। फक्कर यूसुफजई साहब, सुधरेंगे आपके नेता, ये आपके साथ हमें करना पड़ेगा। जो पिज्जा बेचते हैं, ये कुछ हमें करना पड़ेगा, आपके साथ सुधारना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह जल्दी सुधारेंगे। ठीक है, ठीक है। फक्कर यूसुफजई साहब, ये जनरल बाजवा वही है ना जो पापा जोन्स पिज्जा कंपनी चलाते हैं? एक आपके बाजवा है ना, आपने जिनको वो अध्यक्ष बनाया है, इंडिया चाइना, वही चलाते ना पापा जोन्स कंपनी, पिज्जा बेचते हैं यूरोप में। इन्हीं की पार्टी ने मुद्दा उठाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने कि हमारा जनरल पिज्जा क्यों बेच रहा है, पापा जोन्स पिज्जा। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। वो उसका जो काम है वो पिज़्ज़े बेचना नहीं था, बल्कि उसमें कौम को डिलीवर करना था, लेकिन वो किसी और काम में लग गया और उसने यहाँ से जो भी किया है। लेकिन हुकूमत जो करंट गवर्नमेंट है इसकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस तरफ जा भी नहीं रही। वैसे तो बहुत ज्यादा नारे लगा रही होती है कि यार हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे, लेकिन आसिम सलीम बाजवा का नाम वो बिल्कुल नहीं लेते। और उसकी वजह आप सबको पता है कि वो डरते हैं, क्योंकि वो जर्नल है और इस वक्त सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी है, पहले एडवाइजर भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो ओहदा तो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन अभी तक सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन है। तो ये इशू है अपनी जगह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उसको कोई डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जनरल साहब ने, जनरल गुरमीत साहब ने, जनरल बख्शी साहब ने, सबने बड़ी बड़ी बातें की। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं, और बाकी दूसरे भी भाई, मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान मांग तांग और पता नहीं क्या किसके तलवे चाट कर और पता नहीं पैसे इकट्ठे करके जो मर्जी कर ले, हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए 24 घंटे हाजिर होते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के जहनों में, आप लोग मतलब बहुत सीनियर है मुझसे,
बहुत अच्छा समझते हैं चीजों को, लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप कहेंगे कि आपका मुक्का बड़ा पावरफुल है और अगला जो है वो मार खाता रहेगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये गलतफहमियां खत्म होनी चाहिए। इसके ऊपर हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार हिंदुस्तान बहुत मजबूत मुल्क है, होता होगा यार, बहुत बड़ी फौज होगी, बहुत सब कुछ होगा, बहुत मतलब जिसे कहते हैं दूध शहद की नहरें बहती होंगी। पाकिस्तान में उस तरह की शायद नहीं है। हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के ऊपर कोई समझौता कर ले, बावजूद इसके कि बहुत सारे इंटरनल मैटर्स हैं हमारे मुल्क में। एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म के बहुत सारे इश्यूज हुए हैं और हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना है, जिसमें आप लोगों ने फॉरेन डेट्स की बात की। अमेरिका तो हथियार देने से रहा, 96 बिलियन यूएस डॉलर। अब चीन के जो है आप चोरी के हथियार में कितने दिन, लेकिन ये वाली सर देखे आप मुझे ये बताएं कि आपने जो मेरा एक ही सवाल है, क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? सुन लीजिए फखर साहब मेरा सवाल, और डॉक्टर खान आप दोनों से, क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है कि कर्जा पाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, कर्जा पाने के लिए वो अपनी बहू बेटियों को चाइना भेजे? क्या कोई मुल्क इतना नीचे गिर सकता है? फखर यूसुफ जी बता दीजिए। लेकिन ये आप बड़ी गुस्ताखाना बातें कर रहे हैं। हम वैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपका चैनल, जो हकीकत है उसको आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जब नहीं, हकीकत नहीं है, यह हकीकत है, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बार बार दोहराई जा रही है आपकी तरफ से, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, बहू बेटियों बहनों का नाम हम नहीं ले रहे हैं आपकी। डॉक्टर खान, आपने इस तरह के एक भी आरोप को इनकारा नहीं है। गूगल पे तमाम चीजें मौजूद है इसके बारे में। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये हाल ही में पाकिस्तान पर पिछले 1-1.5 साल में ये आरोप नहीं लगा है? देखिए, ये बहू बहन बेटियों बहू की बात माओ बहनों को देखिए दीपक जी, ये जो आरोप है या जो ये सच्चाई है, इसको आपने नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान से उठी हुई आवाजें आती हैं। आप पाकिस्तान में जो सीपैक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान, सुन ले मेरे भाई, आप देखिए सवाल है कि देखिए, ये आपको चाइना कहता है कि आप नमाज ना पढ़ें। बौखलाहट के अलावा आपके पास बचा कुछ नहीं है मिस्टर खान। देखिए आप ये खामा आप बात करते हैं, ये चाइना कहता है। चाइना ने कभी ऐसी बात नहीं की। चाइना में भी बहुत ज्यादा मुसलमान है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे से ज्यादा आपके मुल्क में अब मुझे हंसी आ रही है। चाइना के मुसलमानों की बात करें जनरल सिन्हा, एक लाइन चाइना के मुसलमानों की हालत पर, चाइना के मुसलमानों की हालत पर एक लाइन जनरल सिन्हा, मुझे कंक्लूड करना है। वो हान चाइनीज हैं, वो हान गोदार, जो आपका जो सीपैक का हिस्सा है, जो गदार के इलाके के अंदर में वो हान चाइनीज की कॉलोनी जो बना रहे हैं, वहां पर भी ये कार्रवाइयां चल रही हैं। वो चाहते हैं कि आपकी नस्लें बदली जाएं। आप पीओके के अंदर में देखें, पीओके से बहस आती है। हमारा उठाया हुआ, दीपक जी का उठाया हुआ सवाल नहीं है। या आप पीओ के अंदर में जब ये आवाज आती है गो न्याजी गो, जब वो कहते हैं हम अपने बहू बेटियों को नहीं देंगे, आप उनको हान चाइनीज के हाथ में पूरे के पूरे नस्ल नहीं बदल सकते। ये नस्ल बदलने की कार्रवाई है। ठीक है जनरल सिन्हा, यही रुकना होगा। विकास चौधरी मथुरा से क्विक कमेंट विकास चौधरी से हम कंक्लूड करेंगे। विकास, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में? सबसे पहले सर, मैं अपनी तरफ, अपने प्रदेश की तरफ से भारतवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो पाकिस्तान ने जो ये घिनौना कदम उठाया है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का, तो मैं अपनी सरकार से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले कि इसके ऊपर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। ठीक है, सरकार ने आज राजनयिकों को बुलाकर समझाया है और मुझे उम्मीद है योगेंद्र चौधरी जी बिल्कुल विकास चौधरी जी बिल्कुल भारत सरकार इस पर जो राजनयिक कार्रवाई है वो कर रही है। फिलहाल देश की बहस में इतना ही। 98% लोग मानते हैं देश की बहस के कि पाकिस्तान वाकई में हिंदुओं का दुश्मन बन चुका है। एक ब्रेक।